अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डीसी मोटर पढ़ेंगे। लेकिन डीसी मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने कैलकुलेट भी किया था चैप्टर नंबर 14 में, एन आई ए बी कॉस अल्फा। तो यहाँ पर उसकी कंस्ट्रक्शन पहले बताई गई है कि आर्मेचर, उसके अंदर वही कॉइल जो है माउंट की गई होगी, आयरन सिलेंडर के ऊपर परमानेंट मैग्नेट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, स्प्लिट रिंग होंगे, और उसके बाद कार्बन ब्रशेज़ हैं और बैटरी जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है। अब वर्क कैसे करती है लेकिन इसकी डायग्राम यहाँ एक्सप्लेन की गई है। यहाँ देखें परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ, ये साउथ। अब उसके दरमियान एक कॉयल आप प्लेस कर देते हैं। कॉयल के एंड देखें आपने दो स्प्लिट रिंग के साथ जोड़े हैं और उनके बाहर कार्बन ब्रशेज़ मौजूद हैं। कॉयल अब स्विच ऑन करेंगे, बैटरी जो है वो करंट प्रोवाइड करेगी। करंट कन्वेंशनली आप उसकी डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे यहाँ से कार्बन ब्रशेज़ से स्प्लिट रिंग से कॉयल के अंदर, और यहाँ देखें इस साइड पे जो करंट होगा वो अपवर्ड जाएगा और इस साइड पे जो फोर्स एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स, वो इन टू द पेज एक्ट करेगी, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर है या कॉयल है इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस साइड पे जो फोर्स एक्ट करनी है, ये लेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल वो इन टू द पेज करनी है। फिर आगे नेक्स्ट चलिए, जब करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ इस साइड से नीचे आएगा तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज होगी। तो यहाँ आउट ऑफ द पेज है, यहाँ पर जो फोर्स है वो इनटू द पेज, यहाँ फोर्स आउट ऑफ द पेज। दोनों जो फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट है और दोनों फोर्सेस से कपल जनरेट होता है और टॉर्क जनरेट होगा। कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल जब रोटेट करेगी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में आएगी, यानी 90 डिग्री वो रोटेट कर लेगी। अब जो फोर्सेस हैं वो एक ही लाइन में आ जाएंगी, तो फर्दर कॉइल रोटेट नहीं कर सकती। लेकिन हमने अरेंजमेंट ऐसा किया है कि जो कार्बन ब्रशेज़ हैं उनके साथ जो स्प्लिट रिंग अटैच हैं वो जब इंटरचेंज होंगे, यानी इधर का जो स्प्लिट रिंग है वो इस कार्बन ब्रश से कनेक्ट में आएगा और इधर वाला जो स्प्लिट रिंग है वो दूसरे कार्बन ब्रश से कॉन्टैक्ट में आएगा। वो कॉन्टैक्ट में आने से पहले जो गैप है उनके दरमियान, स्प्लिट रिंग के दरमियान जो गैप है वो आता है कार्बन ब्रशेज़ के सामने, और उस दौरान जो कॉइल में करंट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। जब कॉइल में करंट ज़ीरो होगा तो ये फोर्सेस बिल्कुल डिसअपेयर ख़त्म हो जाएंगी और कॉइल वर्टिकल पोजीशन से आगे फॉरवर्ड मूव कर लेगी ड्यू टू इनर्शिया, और जैसे ही वो दोबारा अपनी वर्टिकल पोजीशन क्रॉस करेगी यानी 90 डिग्री को क्रॉस कर लेगी, जबकि फोर्सेस एक दूसरे की डायरेक्शन में बिल्कुल एक लाइन में आ गई थी, कॉइल फर्दर रोटेट नहीं कर पाती। लेकिन हमने तब करंट ही जो है ना वो ज़ीरो कर दिया, क्योंकि वो जो गैप था वो तब कार्बन ब्रशेज़ के सामने था जो स्प्लिट रिंग के दरमियान मौजूद है। तो फोर्सेस जो है वो बिल्कुल क्या हो गई, ख़त्म। तो फिर वर्टिकल पोजीशन से वो आगे मूव कर लेगी ड्यू टू इनर्शिया, और फिर दोबारा स्प्लिट रिंग कार्बन ब्रशेज़ के साथ कांटेक्ट में आएंगे। फिर ये वाली जो साइड है वो इस तरफ होगी, लेकिन करंट इसमें अपवर्ड रहेगा और इधर डाउनवर्ड। फिर दोबारा जो फोर्सेस हैं वो इधर इनटू द पेज, इधर आउट ऑफ द पेज, यानी जो जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होने देंगे करंट की डायरेक्शन जो है वो इसमें चेंज करके। तो इस तरह जो है कॉइल जो है ना वो मूव कर लेगी और शाफ्ट जो है वो रोटेट करेगी। इस शाफ्ट से आप कोई भी आउटपुट पे काम ले सकते हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये इसकी टॉर्क देखें, यहाँ लिखा भी हुआ है टॉर्क करंट। टॉर्क किस बातों पर डिपेंड करेगा कि करंट इन द कॉइल और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया ऑफ द कॉइल। उसके बाद फिर वो कहता है इफ़ द करंट इन द कॉइल रिमेन द सेम डायरेक्शन, टॉर्क ऑन इट वुड रिवर्स आफ्टर ईच हाफ। हर हाफ के बाद वो जो है ना वो चेंज होगा। रेवोल्यूशन एट दिस टाइम कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। उस टाइम कम्यूटेटर क्या कर देते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। सो टॉर्क रिमेन इन द सेम डायरेक्शन, टॉर्क फिर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, यानी इस साइड पे कोई भी कॉइल की कोई साइड आ जाए इस साइड पे वो हमेशा फोर्स उस पर इन साइड रहेगी, इन टू द पेज रहेगी, करंट अपवर्ड रहेगा। इस साइड पे कोई भी साइड आ जाए तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी और फोर्स आउट ऑफ द पेज रहेगी। दोनों फोर्सेस हमेशा एक ही डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करती रहेंगी। तो जो जर्किंग आएगी बीच में यानी झटका लगेगा, उसको रिमूव किया जा सकता है कि आप जो है ना वो स्मूथ रनिंग इसकी पॉसिबल करने के लिए आप नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दें कॉइल के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करें। तो नंबर ऑफ कॉइल्स जब बाउंड कर देंगे आयरन क्लोर के ऊपर, यानी मोर देन वन कॉइल यूज़ करेंगे, ये जर्किंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, स्टडी टॉर्क आपको आउटपुट पे मिल सकेगा। तो नेक्स्ट जो है फिर वो बैक ईएमएफ इन मोटर है। ये देखें क्या होगा। देखें अभी आपने करंट प्रोवाइड किया, कॉइल रोटेट करने लगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, आउटपुट पे आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। लेकिन अब ये देखें ये करंट कैरिंग कॉइल इन्हें मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो टॉर्क है वो एक्ट करेगा, क्योंकि दोनों जो तरफ जो फोर्सेस हैं
वो तो टॉर्क एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से वो रोटेट कर रही है, लेकिन कॉइल जब रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो डेफिनेटली उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगी। यानी यूँ समझ लें कि ये मोटर जनरेटर की तरह एक्ट कर रही है रिवर्स डायरेक्शन में। तो मोटर जो है वो जनरेटर की तरह ही है, लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करती है। तो यहाँ पर अब कॉइल जब रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, अब ये जो कॉइल रोटेट कर रही है, ये हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से टॉर्क आ रहा है, उस टॉर्क की वजह से रोटेट कर रही है। रोटेट करने से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा डेफिनेटली उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगी। वो जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो ऐसी डायरेक्शन में होगी कि वो अप्लाइड ईएमएफ जो है बैटरी की उसके ऑपोजिट होगी। इस वजह से उसे बैक ईएमएफ कहा जाता है। यहाँ उसकी कैलकुलेशन दिखाई हुई कि अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी, इंड्यूस ईएमएफ आएगी ई, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आर, करंट ड्रा करेगी मोटर वाई, और नेट ईएमएफ जो बन जाएगी वो वी माइनस ई, क्योंकि ई ने अपोज करना है। बाय ओहम लॉ वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो यहाँ नेट ईएमएफ लिखेंगे वी माइनस ई ओवर आर। यहाँ आई आर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू वी माइनस ई। और अगर आप वी देखेंगे तो ई उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो वी की वैल्यू आ जाएगी ई प्लस आई आर। मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो दो हिस्सों में डिसिपेट होती है। एक तो ईएमएफ के अगेंस्ट, और दूसरा आई आर मतलब कॉइल की जो वायर की रेजिस्टेंस होगी उसके अगेंस्ट। तो अब यहाँ कुछ केसेस डिस्कस किए गए। जब मोटर स्टार्ट होती है तो बैक ईएमएफ बिल्कुल ज़ीरो होती है, क्योंकि स्टार्ट में कोई रनिंग नहीं है, कॉइल की फ्लक्स कोई चेंज नहीं हो रहा, तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं, इसलिए करंट ज़्यादा ड्रॉ करती है मोटर स्टार्ट में। लेकिन जब मोटर रनिंग में आ जाती है, नॉर्मल स्पीड में आ जाती है, तो बैक ईएमएफ जो है उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ है वो मैक्सिमम हो जाती है, तो करंट मिनिमम ड्रॉ करती है। फिर जो कॉइल है इतना करंट ड्रॉ करती है कि वो टॉर्क जो है जो कॉइल को ड्राइव कर रहा है वो सफिशेंट रहे, और फ्रिक्शन जो लॉसेस हैं, लोड है, उसको ओवरकम कर ले, वो एक स्टडी स्पीड के साथ वो चलती रहे। इतना करंट वो ड्रॉ करती रहती है। लेकिन जब मोटर ओवरलोड होती है, स्लो डाउन होती है। जब मोटर ओवरलोड होगी, स्लो डाउन हो जाएगी, डेफिनेटली करंट ज़्यादा ड्रॉ करने का मौका मिलेगा। यानी देखें ना, ई कम हो जाएगा, ई जब कम होगा डेफिनेटली आई ज़्यादा ड्रॉ करेगी करंट, ऑपोजिशन कम होगी, ज़्यादा करंट ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन उसकी लिमिट जो है उससे ज़्यादा अगर लोड आपने पुट कर दिया मोटर के ऊपर, तो वो ज़्यादा यानी कि स्लो डाउन होगी और बैक ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाएगी। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी, उतना करंट उसकी वाइंडिंग में से पास नहीं कर सकेगा, या उतनी एबिलिटी नहीं है उस वाइंडिंग के अंदर। अगर उस वाइंडिंग से गुजरेगा ज़्यादा करंट तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा, वाइंडिंग के ऊपर जो इंसुलेशन होती है ट्रांसपेरेंट वो मेल्ट होगी, वायर्स आपस में जुड़ेंगी और मोटर जो है ना वो बर्न आउट हो जाएगी। इस तरह मोटर जल सकती है। तो जब ओवरलोड होती है वो स्लो डाउन होती है, तो जिसकी वजह से उसका फ्लक्स तो चेंज कम हो रहा होता है, फिर ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाती है। ईएमएफ की वैल्यू कम होती है तो करंट को गुजरने का मौका मिलता है, तो करंट ज़्यादा ड्रॉ करती है मोटर, तो डेफिनेटली वो जो वाइंडिंग है वो फिर उसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है ज़्यादा करंट गुजरने की वजह से, जिसकी वजह से वाइंडिंग के ऊपर जो इंसुलेशन है वो मेल्ट होती है और मोटर बर्न आउट हो जाती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि मोटर ओवरलोड होती है तो क्या हो जाता है। तो ये बैक ईएमएफ इन मोटर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। और इससे पहले जो डीसी मोटर पड़ी है, ये वैसे लॉन्ग में तो बहुत कम देखा गया है, बहुत कम, लेकिन इसको तैयार करना है, डायग्राम भी इसमें ड्रॉ करनी है। अगर कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इसका लास्ट टॉपिक रह गया ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे फिर, और फिर एग्जांपल, और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।